नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास एमपीटीटी वर्ग 2 की आपकी साइंस की क्लास रहने वाली है। क्लास नंबर 8 रहने वाली है और ये क्लास आपके एनसीईआरटी के बुक का पूरा निचोड़ रहने वाला है। और आज का जो चैप्टर रहेगा वह सजीव जगत का चैप्टर रहेगा, जिसमें वर्गीकरण सारी चीज़ें शामिल होगी और लगभग 11th क्लास के साइंस में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। सजीव जगत का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? और इसके पहले भी ऑलरेडी जो 7th क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न करने वाले हैं सजीव जगत से। पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ग्लाइडेन तथा श्वान, लिवेन हॉक ने, पाउंड ने, रॉबर्ट हुक ने। सभी बताइएगा, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है आपके मैथियास जैकब ग्लाइडेन तथा थियोडोर श्वास ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं, रैखिक डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं, वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं, वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं। तो रहित और सहित पे यहाँ पे फंस रहा है ये प्रश्न। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार से होते हैं? सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। देखिए, इनमें हिस्टोन्स का अभाव होता है, ये तो जान लीजिए, और नाभिकीय झिल्ली द्वारा यह अवतरित नहीं होता है। एकल वृत्ताकार अणु बनता है। तो रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित, क्योंकि हिस्टोन का अभाव होता है तो रहित होगा, हिस्टोन रहित। सहित मतलब साथ में, रहित मतलब बिना। ठीक है, रैखिक क्योंकि एकल वृत्ताकार डीएनए अणु से बना हुआ है, तो रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। डीएनए व आरएनए में क्या समानता है? दोनों में एक सी शर्करा होती है, दोनों में एक जैसी पिरामिडीन क्षारक होते हैं, समान प्रकार के प्रकटीकरण की क्षमता होती है, दोनों में एक जैसे प्यूरिन क्षारक होते हैं। तो डीएनए आरएनए में समानता पूछा जा रहा है, तो दोनों में शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट आधार रज्जु होते हैं। डीएनए और आरएनए, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात वे जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए में आरएनए में समानता पूछा जा रहा है। तो समानता की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी बार यह एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन आपको चाहिए, तो ये चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हो जाती। देखिए, डीएनए आरएनए में समानता यह होती है कि यह क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। डीएनए में शर्करा डी ऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए राइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस और आरबोस। यानी कि दोनों में शर्करा एक सी शर्करा होती है। और क्षार की अगर बात करते हैं, तो डीएनए में पायरिमिडीन आपका क्षार होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन या यूरेसिल। आरएनए में प्रतिलिपिकरण का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन शर्करा दोनों में होती है। ये इंपॉर्टेंट है,
लेकिन ये भी जान लीजिए कि डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, लेकिन शर्करा सब दोनों में होती है। ये बातें हमारी सही क्लियर हो गई। डीएनए किससे संबंधित है? बहुत अच्छा, लाजवाब प्रश्न है। डीएनए किससे संबंधित है, सभी लोग बताइए। डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आरएनए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जीव द्रव में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है उत्प्रेरक के रूप में, ऊर्जा प्रदान, एंजाइम के रूप में या रचना के रूप में होता है, सभी लोग बताइए। जीव द्रव में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य होता है या जीव द्रव में कार्बोहाइड्रेट्स का किस रूप में कार्य होता है? दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा प्रदान की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा प्रदान करने, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव, भोजन, कोशिका या केंद्रक? तो जीवन का जो भौतिक आधार कहलाती है वह हमारी कोशिका कहलाती, सेल। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। और ये विभिन्न पदार्थों को छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार कोशिका। अगला प्रश्न, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है एकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक की बात करेंगे, सभी लोग बताइए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कौन सा कैरियोटिक है? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, स्फेरोसोम? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं खाद्य रिस्तिका, परजीवी क्रिया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या कैटाबोलिक एंजाइम? तो लाइसोसोम में क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाता है तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा या पचा लेता है। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। पाचक एंजाइम की बात करते हैं तो क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है यह भी रीजन बताना है। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाता है, एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेता है। और यह लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो प्रश्न हमारा यही बनता है
कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली में कौन सा उपस्थित एंजाइम होता है? तो राइट ऑप्शन आपका आ चुका है और वह दोस्तों हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीन की इकाई संरचना बनी होती है आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड या अंतः प्रदर्पी जलिका। तो जीन की इकाई संरचना बनी होती है। देखिए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंतः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। तो आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। तो ये यूनानी भाषा के शब्द में जीनस से बना है। तो जीन आनुवंशिकता की मूलभूत क्या है? शारीरिक इकाई कहलाती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। तो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं के अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक को जाता है, लेकिन कोशिका सिद्धांत जब प्रतिपादन की बात की जाती है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपका साइंस का हो जाता है। और स्लाइडेन और श्वान हम बात ही कर चुके हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं, स्लाइडेन एवं श्वान ने किया है। तो जो बी ऑप्शन हमारा दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज जो है आपके 1955 के दशक में एक रोमानिया जीव वैज्ञानिक थे जिसका नाम है जॉर्ज पैलाडे। इन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो किसका प्रयोग किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग कौन सा होता है? केंद्रिक, केंद्रक, लवक या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, किसने की थी? तो एफ मीसर। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1868 में न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए की खोज की। न्यूक्लिक अम्ल के जगह अगर डीएनए शब्द आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए, डीएनए की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? आपके स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर या एफ मिसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जीन का सबसे पहले विलगन किसने किया था? सीवी रमन, जेसी बोस, हरगोविंद खुराना, एच चंद्रशेखर ने। तो जीन का सबसे पहले विलगन किसने किया? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर और वह है आपके हरगोविंद खुराना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए अणु बनता है पेंटाज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं प्यूरिन से, पेंटाज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं पिरामिडिन से, पेंटोज शर्करा एवं फास्फेरिक अम्ल से, या पेंटोज शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल से, पिरामिड एवं प्यूरिन से बनता है। तो डीएनए अणु किससे मिलकर बना हुआ होता है?
डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स नामक सरल इकाइयों की दो लंबी श्रृंखला से बना एक बहुलक होता है। प्रत्येक श्रृंखला में एक या एक से अधिक फास्फेट समूहों से जुड़ा एक नाइट्रोजनी आधार होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स आनुवंशिक सामग्री के निर्माण खंड और सभी वंशानुगत विशेषताओं को नियंत्रित करने का जिम्मेदार भी होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि डीएनए का अणु किससे मिलकर बना होता है? तो पेंटोज शर्करा और फास्फेट की बात करें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रक स्पंडल बनता है। किसके कारण केंद्रक स्पंडल जो है वह बनता है? केंद्रक, हिंदी में स्पंडल को क्या कहते हैं? तर्कु कहते हैं, तर्कु। तो केंद्रीय तर्कु या न्यूक्लियर स्पंडल की जो रचना होती है वह दोस्तों आपके तीन प्रकार के तंतुओं से होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजनों में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका क्रियाओं हेतु तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है? एफएड, आरएनए, एनएडी या एटीपी? सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कोशिकीय क्रियाओं हेतु तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का जो हमारा स्रोत कहला जाता है वह कहलाता है एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी परत किससे बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एवं प्रोटीन्स एवं राइबोसिलिक अम्ल की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी परत बनी होती है। किससे बनी होती है? फटाफट कमेंट कीजिए। डेली हमारी ये 4 PM में क्लास होती है। तो लिपिड एवं प्रोटीन की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यदि डीएनए में ग्वानिन 10% है तो थायमीन कितना होगा? यदि डीएनए में 10% ग्वानिन है तो थायमीन कितना होगा? तो थायमीन जो होगा आपका 40% होगा। कितना होगा? 40%। अगला प्रश्न देखते हैं, संग्रहित ऊर्जा को संचालित ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स? सभी लोग बताइए। संग्रहित ऊर्जा को संचालित ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट ऑप्शन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और वह दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न, किसकी सहायता से दो विभिन्न कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का संकलन हो सकता है? प्रोटोप्लास्ट जो होता है एक पादप कोशिका है, जीवाणु कोशिका या कवक कोशिका भी कह सकते हैं, जिसकी कोशिका भित्ति जो होती है किसी यांत्रिक या रासायनिक विधि के पूर्णतः या अंशतः हटा दी जाती है।
तो प्रोटोप्लास्ट जो कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से अक्सर देखा जाता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, पेली इथाइलिन और ग्लाइकोलेट की बात करेंगे। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सभी लोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर पूछा जा रहा है। तो हम किसकी बात करेंगे, सेल्यूलोज या सेल्यूलोज की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक। जीवन का भौतिक आधार। देखिए, जीवन का भौतिक आधार जो माना जाता है, इस पर एक टिप्पणी आई है और वह टिप्पणी है हक्सले ने। हक्सले ने 1963 में जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य हमारी कोशिका, जो अकेले भी एक जीवन बना सकती है, पाए जाने वाला जो द्रव्य है। तो जीवन का भौतिक आधार, ये एमपीपीएससी यूपीपीएससी का भी लेवल का प्रश्न हो जाता है। तो कोशिका सेल को बात करेंगे, शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करते हैं। और कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल होता है, यह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। किसका होता है इसका अर्थ? एक छोटे कमरे के बराबर होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा की बात करेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम होती है, क्या कहलाती है? पारगम कला, कोशिका भित्ति, अर्धपारगम कला या अपारगम कला की बात करते हैं। वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? पारगम झिल्ली की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसे अर्धपारगम कला की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी को मौका मिलता है कमेंट करने के लिए, 5 से 10 सेकंड। कोशिका के किस कोशिकांग में फोटोकेमिकल एवं थर्मोकेमिकल क्रियाएं विभिन्न स्थानों पर होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम या लाइसोसोम। राइट ऑप्शन बताइए। तो वह दोस्तों आपका हरित लवक। अगला प्रश्न है, क्वांटोसोम्स किसकी सतह पर पाए जाते हैं? एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो क्वांटोसोम्स की अगर हम बात करें तो थाइलेक्वाइडिट की सतह पर जो है पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है? क्वांटासोम, ऑक्सीसोम,
डिक्टियोसोम या पॉलीसोम? सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और वह आपकी आंसर जो कहला जाएगा ऑक्सीसोम की हम बात करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न ये भी है आपका। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक की पहचान की एवं उसे केंद्रक नाम दिया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर श्वान या थॉमस मॉर्गन? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों आंसर आ चुका है, और इस आंसर की अगर हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक करके बता सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है। 11th क्लास का जो चैप्टर आपका आज चल रहा है, इस चैप्टर के लिए बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं, कब किया गया? 1831 में किया गया। और कोशिका में पाए जाने वाला या पाए जाने वाली जो होती है, तो राइट ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे। कोशिका में पाए जाने वाली जो एक संघटक संरचना होती है, वह आनुवंशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व मध्य पटलिका के निर्माण में भाग लेता है? तो मध्य पटलिका जो है, काफ़ी सारे आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य पट्टिका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। मध्य पट्टिका से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके संबंधित समझ लिया जाए तो उतने ही अच्छा होगा। तो एक पोटेशियम इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पोटेशियम यानी के, यहाँ पे K+ की बात करेंगे। कोशिकाओं में स्फीत दाब बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज की पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। निम्न में से कौन जीव द्रव्य रहित होता है? तो जीव द्रव्य नाम दिया गया है, और इसमें जीव द्रव्य रहित की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है विषाणु। विषाणु जीव द्रव्य रहित होते हैं। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंशवृद्धि कर सकता है। जीवित कोशिका, इसलिए जीव द्रव्य यह रहित होता है। किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? सभी लोग बताइए। अर्धसूत्री विभाजन
तो जीवाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बाकी हरे शैवाल कवक उच्च पादप में होता है। गुणसूत्र में क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति व जीव की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। वाई गुणसूत्र को पुरुष निर्धारित गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। वह अपने साथी एक्स की तुलना में एक छोटा गुणसूत्र होता है। तो राइट ऑप्शन कोशिका के, ये कोशिका में तो पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होता है, तो ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स उत्पन्न करता है। तो प्रियोन्स जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है? सभी लोग बताइए। प्रियोन्स जो होता है उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, जब कोई सामान्य प्रोटीन एक वैकल्पिक संरूपण प्राप्त कर लेता है तो स्वप्रसारित हो जाता है। क्या होता है? स्वप्रसारित हो जाता है। तो प्रियोन्स की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रियोन्स जो होता है वह एक प्रोटीन होता है जो बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता? सभी लोग बताइए, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। वास्तविक केंद्रक की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। और ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, बता ही चुके हैं। कवक, हरे शैवाल, लाइकेन में होता है। उपग्रह विषाणु ये क्या होते हैं दोस्तों? तो उपग्रह विषाणु जो होते हैं ये वे विषाणु हैं जिनको पोषक में जनन हेतु दूसरे विषाणुओं की आवश्यकता होती है। उपग्रह, सैटेलाइट वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समूह में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का। अनावृतबीजी, बायोफाइट, आवृतबीजी या इनमें से कोई? तो हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स। किसकी बात करेंगे? ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स के निषेचन में जल की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गंगा के जल को शुद्ध करने वाले सूक्ष्म जीवी हैं माइकोप्लाज्म, जीवाणु, जीवाणुभोजी या वायराइड्स की बात करेंगे। तो गंगा के जल को, गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता वैज्ञानिक भी आधार है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है।
तो एक विषाणु होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीवाणु भोजी। क्या होगा, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या है, जीवाणु को खाने वाला, तो वह आपका बैक्टीरियोफोज नामक विषाणु। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता आते हैं। सभी लोग बताइए, बेस्ट क्वेश्चन है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जो उपभोक्ता होते हैं वह आपके किस में आते हैं, तो एनीमेलिया। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10 प्रश्न और करेंगे इस क्लास में, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वाई राइट्स में क्या होता है, वाई राइट्स में होता है, सभी लोग बताइए क्या होता है वाई राइट्स में। तो वाई राइट्स में प्रोटीन आवरण रहित एक सूत्री क्या होता है, आरएनए होता है। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये अवधारणा प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की थी, स्लाइडेन एवं श्वान ने। तीसरा चौथा देखिए किसमें दिया गया है, स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत है क्या चीज़ है, इनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जर्मन जीव वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, स्लेडन और श्वान ने। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, पौधे और प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। और एक बिरचो नामक जीव वैज्ञानिक ने इस अवधारणा द्वारा कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। बिरचो ने क्या किया, इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, ये भी ध्यान देना। और सभी कोशिकाओं पहले से विद्यमान कोशिकाओं द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो स्लाइडेन और टी श्वान। तीसरा चौथा यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है टी श्वान और स्लाइडेन ही है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग में आता है। आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियाज, लाइगेज या इमाइजेज। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक एक महत्व कथन है। तो काटने के लिए जो प्रयुक्त होता है, यह शब्द आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। काटना शब्द आता है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन सही होता है। और वह ऑप्शन सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा। सभी लोग बताइए, फीडबैक कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। जी हाँ, 5 सेकंड का और वक्त दिया जा रहा है, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियज। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज की बात करेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण करते हैं।
कौन करते हैं भैया? सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण कौन करता है? सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण कौन करता है? तो सूर्य की ऊर्जा की बात करते हैं तो आपके मन में एक ही ऑप्शन आया होगा, जहां मुझे लगता है अभी तक, हरे पौधे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नो डाउट। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतर्हृदयी जलिका एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, राइबोसोम सजीव को कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिनकी प्रोटीन की संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपके यूपीपीएससी, एमपीपीएससी लेवल में भी प्रश्न पूछा गया है, तो कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका हो जाता है। तो अंतःप्रद्रव्य जलिका एवं राइबोसोम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की आइए बात कर लेते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल कहलाता है। तो घना जाल जो होता है वह क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। बेस्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड का, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो वह कहलाएंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिरामोन्स पाए जाते हैं, फिरामोन्स किसमें पाए जाते हैं? सभी लोग बताइए। फिरामोन्स पाए जाते हैं, ये भी आपके यूपीपीएससी, एमपीपीएससी लेवल का प्रश्न बन जाता है और पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कीटों में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। मायोग्लोबिन पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? यह स्तनधारियों में सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाए जाने वाला एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ग्लोबिन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन पेशियों में पाया जाता है। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या गुर्दा? सभी बताइए। अपोहन क्रिया शरीर में किस अंग द्वारा होती है, या अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, अपोहन क्रिया द्वारा किडनी रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है। तो रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कल की क्लास में हम करेंगे 4 PM में। भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरियान, एमनियन, अपरा पोशिका, पीतक कोश?
तो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसमें श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसका आंसर हम कल की क्लास 4 PM में करेंगे। तो आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, आपने शिक्षा भर्ती टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से जुड़िए, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 4 PM में। बाकी 7 PM में पहली पार्ट की लाइव क्लास होगी, तो 7 PM की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी 30 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी।